हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला में और वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और कॉन्सेप्ट या फैक्ट होंगे उसको भी साथ पढ़ते चलेंगे, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। तो पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, या जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कुल जनसंख्या, ऑप्शन बी जन्म दर, ऑप्शन सी मृत्यु दर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी ई करके। तो चलिए, तो इस प्रकार इस जो क्वेश्चंस हैं इसके अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें या इसके डिटेल की बात करें तो यहीं पे आपका दिया है कि जनसंख्या घनत्व से जो तात्पर्य है वह प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या से है। अधिवासित मतलब उस पे रहने वाली जनसंख्या से है। अब प्रति इकाई का अर्थ यह होता है कि जो प्रति इकाई है वह किलोमीटर को इकाई माना गया है। यानी कि जनसंख्या के संदर्भ में प्रति इकाई का मतलब यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर को एक इकाई माना गया है। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई जनसंख्या 1 किलोमीटर वर्ग में जितनी भी रहती है उसी को उसका जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वैसे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो औसत जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि इसके कहने का सेंस यह हुआ कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत में 1 किलोमीटर के वर्ग में औसत की बात कर रहा है यहाँ पे। यानी कि कहीं ज़्यादा कहीं कम भी हो सकता है किसी राज्य में, और राज्य के अकॉर्डिंग ये जनसंख्या घनत्व आपका बढ़ेगा भी घटेगा भी। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगर पूरे भारत की बात करें तो 1 किलोमीटर के दायरे में जो जनसंख्या घनत्व है, औसत घनत्व है, वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, लेकिन जो जनसंख्या घनत्व होता है उसमें भारी विषमता देखी जाती है। मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पाए जाते हैं, तटीय राज्यों में भी काफ़ी घनत्व मिलता है, लेकिन जो पर्वतीय इलाके हो गए, अधिवासित आर्थिक संरचनात्मक सुविधा की कमी के कारण वहाँ पे कम घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों में भी सामान्य घनत्व की स्थिति होती है। तो यानी जो जनसंख्या घनत्व है वह आपके राज्य और भौगोलिक दृष्टि के अनुसार जो घनत्व है वो बदलता रहता है, क्योंकि जो भी इंसान है या जो भी जनसंख्या है वह वहीं पे रहना निवास करती है, रहना पसंद करती है, जहाँ पे उन्हें सारी व्यवस्थाएं आसानी से मिल जाती हैं। तो इसलिए देखेंगे कि शहरों के लोग, शहरों में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है, गांव के लोग गांव की तरफ से शहर की ओर चल देते हैं, क्योंकि शहर में उनको पढ़ने की, स्वास्थ्य की, ये सारी रोजगार की, ये सारी फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए शहरों की जनसंख्या अधिक होती है अपेक्षा गांव की। अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर उसके बाद केरल का नंबर आता है। 860 किलोमीटर वर्ग में आपके केरल में रहते हैं। वहीं सबसे कम घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में, राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी ये भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 11,320 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। वही अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जो जनसंख्या घनत्व है वह जन्म दर, मृत्यु दर या
कुल जनसंख्या पे डिपेंड नहीं करता है। और बाकी इसके कॉन्सेप्ट और डिटेल आपके साथ चर्चा कर लिए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी देश में रहने वाले लोगों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी देश में रहने वाले लोगों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जनगणना से मिलती है, या मौसम विभाग से मिलती है, या विद्यालय से मिलती है, या उपयुक्त से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। जनगणना से हमें किसी देश में रहने वालों लोगों की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। अब चलिए जनगणना के बारे में जान लेते हैं। तो जनगणना के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना का करने का प्रयास किया गया था, यानी जनगणना हुई थी। और फिर उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन, वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पूरे भारत में नियमित रूप से जनगणना संपन्न हुई। और इसके बाद से ही भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना कराने की परंपरा की शुरुआत हो गई। ये तो हमारे इतिहास की बात है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रथा यानी एक परंपरा स्टार्ट हो गई थी कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना स्टार्ट होगा। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 को, तो उसके बाद जब आपका जनगणना 1951 में हुआ, तो यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सन में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। इसके बाद हर 10 वर्ष यानी 51 में अगर आप 10 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 61 हो जाता है। फिर 71, 81, 91, 2001 और 2011, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कुल 7 जनगणना हो चुकी है। लेकिन अगर पूरी बात करें भारत की जनगणना की, तो 15वीं जनगणना थी जो आपका 2011 में जनगणना हुआ था। यह भारत की 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद 2011 की जनगणना भारत की 7वीं जनगणना थी। कानूनी प्रावधान की बात करें तो जो जनगणना है वह सेंसस एक्ट के तहत कराई जाती है। इसे भारत सरकार का गृह मंत्रालय करवाता है, यानी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत में जनगणना को संपन्न कराई जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जनगणना हो जाएगा। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है 2001 और 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ पे आपको टाइम दे दिया गया है 2001 से 2011 के बीच में। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1.82 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में। ये डेटा आपको याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर ले या कुछ फैक्ट की बात कर ले, तो वर्तमान समय में जो विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय है। पिछले 10 वर्ष यानी कि 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष 1.82 करोड़ की वृद्धि हुई थी। और वर्तमान समय में जो मुंबई महानगर है उसकी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से अधिक है। और भारत की कुल जनसंख्या में प्रति मिनट 29 व्यक्ति की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.82 करोड़। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि व्यक्त करने का तरीका है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। ए में है सापेक्ष वृद्धि, बी में है प्रतिशत वृद्धि, सी है निरपेक्ष वृद्धि और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन की बात करें यानी इस क्वेश्चन के फैक्ट की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी विशेष समय अंतराल में
जैसे 10 वर्ष के भीतर किसी देश या राज्य में निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक तो सापेक्ष वृद्धि और एक प्रतिशत वृद्धि के अनुसार। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। इस ऑप्शन में आपको एक से अधिक उत्तर देना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त करने का तरीका सापेक्ष वृद्धि भी है, परिवर्तन वृद्धि है। अब इसी के बाद हम जान लेते हैं कि निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है। निरपेक्ष वृद्धि का सेंस यह है कि मान लीजिए कि अगर दो जनगणना के अंतराल में, जैसे मान लीजिए कि 1991 में जनगणना हुई थी और फिर उस समय जो जनसंख्या थी भारत की वह 18 करोड़ थी मान लीजिए, और जब 2001 में जनसंख्या हुई थी तो वह उस समय 20 करोड़ हो गई जनसंख्या भारत की। तो जो निरपेक्ष वृद्धि होगा वह बाद की जनसंख्या से पहले की जनसंख्या को घटा देंगे, यानी कि 20 माइनस 18 कर देंगे, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 2 करोड़ की। तो जो 2 करोड़ है वह आपका निरपेक्ष वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के जो तीनों पॉइंट है हमने उसको समझ लिया है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट या इसके फैक्ट को जानेंगे तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और उसी के साथ हमने निरपेक्ष वृद्धि को भी देख लिया है और सापेक्ष वृद्धि, प्रतिशत परिवर्तन। अब आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो जो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं वह जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। यानी कि जन्म दर क्या होता है? तो जो जन्म दर होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है वही जन्म दर कहा जाता है। यानी कि जब 1000 की जनसंख्या है उसमें जितने भी जीवित बच्चे पैदा होंगे, यानी कि उसी को जन्म दर कहा जाता है। और मृत्यु दर की बात करें तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की मरने वाली संख्या, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर की कहा जाता है। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि प्रवास क्या होता है? प्रवास ये भी जनसंख्या में परिवर्तन का मुख्य रोल प्ले करता है। जैसे प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन। अब मान लीजिए कि ये दो जगह है, ये जगह ए है और दूसरा बी है। अगर यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, ये मान लीजिए गांव का इलाका है, तो इससे अगर शहर की तरफ, बी आपका शहर है तो इसके तरफ जाएंगे तो यहाँ का जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगा। शहर में क्यों जाएंगे? उनकी सारी व्यवस्थाएं उनको मिलेगी पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए। तो इस प्रकार से जैसे प्रवास माइग्रेशन हुआ तो भी आपके जनसंख्या में प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी और जहाँ पे लोग जाके रहने लगेंगे वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो प्रवास भी एक फैक्टर है जनसंख्या परिवर्तन में। आगे की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट हमारा है प्रवास का क्या अर्थ है, और सॉरी, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। एक पूछा गया प्रवास का अर्थ क्या है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को क्या कहते हैं, यानी कौन से प्रवास से संबोधित करेंगे। तो जान लेते हैं पहले प्रवास और उसके प्रकार के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरा घटक है वो प्रवास है। यानी हमने आपको बताया था कि ए से अगर बी की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक आंतरिक प्रवास हो सकता है, एक अंतर्राज्य प्रवास हो सकता है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। यानी आंतरिक प्रवास का मतलब यह है कि एक जगह से दूसरे जगह, जैसे उत्तरी बिहार में बाढ़ की वजह से विस्थापित क्षेत्र, यानी उत्तरी बिहार में बाढ़ आ गया तो वो लोग वहीं के उसी राज्य में यानी दक्षिण की तरफ चले गए, विस्थापित हो गए। तो इस प्रकार के प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना, जैसे बिहार के लोग दिल्ली में चले गए या मुंबई में चले गए तो वह अंतर्राज्यीय प्रवास हो जाएगा।
और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब यह है कि एक देश से दूसरे देश में जाना। तो इस प्रकार अगर प्रवास के अर्थ की बात करें तो इसमें लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाने को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास। तो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य को क्या कहते हैं? अंतर राज्य प्रवास। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।